नमस्कार दोस्तों। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित एवं सशक्त कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी आंधी पानी में। तो आइए सुनते हैं कहानी। संपूर्णा अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची थी? बाबू नेकचंद ने मेटल पीस को छठी बार उठाकर देखा। घड़ी की सुइयां 2:30 बजाने जा रही थी। आंधी पानी के कारण संपूर्णा को कभी देर हुई भी थी तो हद से हद 1:45 के 2:15 बज गए थे, मगर इस तरह 2:30 तो कभी न बजे थे। घर में 2 बहुएं थीं, 3 पोते थे, 1 पोती थी। मगर बिना किसी से कुछ कहे बाबू नेकचंद ने अपनी कमीज के साथ अपनी पतलून पहनी। घर पर वह पाजामे कुर्ते में रहा करते और छाते के संग घर से बाहर निकल लिए। छाता दुर्बल और पुराना था और आकाश का मेघ विस्फोट विकट तथा बृहत। रिक्शा चाहिए बाबूजी? नहीं। बाबू नेकचंद ने सिर हिलाया और सड़क पर आगे कदम बढ़ाने लगे। कहा मुझे कोई मील से दूर जाना है। रिक्शे से संपूर्णा का स्कूल 1 मील पड़ता। जब ही उन्हें ध्यान आया वह बात पुराने लंदन वाले मील की रही थी, जब फुट बड़े थे और मील की बराबरी करते 5000 कदम। कहा जाता था तब मील में 280 फुट जुड़े थे, मगर 1593 में जब फुट की लंबाई छोटी कर दी गई थी तो मील के 8वें अंश फरलांग में 625 फुट की बजाय 660 फुट माने जाने लगे थे। स्कूल से घर और घर से स्कूल संपूर्णा हमेशा पैदल ही आती जाती। 1.5 फरलांग तो ऊंचे पुल की चढ़ाई वाली सड़क ही थी, जहां सभी रिक्शे वाले अपनी सवारी को रिक्शे से उतार दिया करते थे। हाँ, ऐसे आंधी पानी के समय रिक्शे की सवारियां जरूर बैठी रह सकती थी। तय किए जा चुके भाड़े में पुल की चढ़ाई हमेशा शामिल होती थी। बाकी बचे रास्ते के 2 फरलांग उस ऊंचे पुल के अगले सिरे के कोने में बनी सीढ़ियां घटा देती। वे सीढ़ियां एक गली में उतरती थीं, जिसका खुला भाग संपूर्णा के स्कूल वाली सड़क पर जा खुलता। संपूर्णा जब घर की सड़क पर बाबू नेकचंद को दिखाई न दी तो वह ऊंचे पुल के दाएं हाथ जा खड़े हुए। घर वाली सड़क की बाईं पटरी न भी इस्तेमाल की जाती तो भी चल जाता, मगर ऊंचे पुल की सड़क इतनी चौड़ी थी और उसकी चढ़ाई एकदम खड़ी चट्टान सरीखी कि पुल चढ़ते उतरते समय सड़क के नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता। संपूर्णा इसीलिए ऊंचे पुल के दाहिने फुटपाथ से घर लौटती थी। ऊंचे पुल की पूरी चढ़ाई बाबू नेकचंद ने गलत हाथ ही पूरी की। अपनी राह जाती एक अधेड़ महिला ने रुककर उन्हें टोका भी। बाबूजी, अपने बाएं हाथ वाले फुटपाथ पर चलिए। यहां सामने से आ रहे लोगों में से कहीं किसी की कोहनी से आपको चोट खा जाने का खतरा है। उन्हें लोभ हुआ वह उसे रोककर पूछें, क्या तुम संपूर्णा को जानती हो? संपूर्णा मेरी बेटी है, लगभग तुम्हारी ही उम्र की है। एक स्कूल में पढ़ाती है। 32 साल से वहीं पढ़ा रही है और घर लौटने में उसे आज जितनी देरी आज तक नहीं हुई। मैं उसका पता लगाने निकला हूं, उसका पता लगा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाबू नेकचंद का गला भरा रहा और अपने मुंह से वह एक शब्द भी न निकाल पाए। संपूर्णा क्या उन्हें ऊंचे पुल की सड़क पर मिलेगी? ऊंचे पुल की अपनी सड़क खासी लंबी थी। उस सड़क के ऐन नीचे रेल की 14 लाइनें थीं, जिनकी चौड़ाई 1.25 फरलांग से कम क्या रही होगी। ऊंचे पुल की सड़क भी खत्म हो गई और बाबू नेकचंद का संपूर्णा से मेल वहां भी ना हो पाया। एक तीखी धुकधुकी के बीच वह ऊंचे पुल की सीढ़ियों तक जा पहुंचे, मगर सीढ़ियों पर नजर दौड़ाते ही वह ठिठक कर खड़े हो गए। आकाश की टपकन सीढ़ियों से अपने जल मार्ग का काम ले रही थी। सीढ़ियों पर लीक से भागता बारिश का पानी सीढ़ियों की टूट फूट और दुरुपयोगिता को रह रहकर उजागर करता जाता। कच्ची ईंट की बनी उन सीढ़ियों के खांचों में जो ढेर सा कीचड़ जमा रहा होगा, वह अब ईंट के बराबर आ पहुंचने के कारण और मुश्किल पैदा कर रहा था। यह तय करना अब सुगम न था, सीढ़ियों का कौन सा भाग धंसान थी
और कौन सा भाग समतल भूमि। घबराकर बाबू नेकचंद सीढ़ियों से दूर खिसक लिए। इस समय उनके वार पार जाना किसी जोखिम से कम क्या रहता। संपूर्णा जरूर लंबे रास्ते से लौट रही होगी, मगर पुल की किस दिशा से, दाएं से अथवा बाएं से। कस्बापुर की 5 मुख्य सड़कें इसी ऊंचे पुल की टेक लिए थीं। पुल के बीचों बीच जो मुख्य सड़क थी, उसकी बाईं बगल में 3 सड़कें थीं और दाईं बगल में 2। ये सीढ़ियां उन 2 सड़कों के ऐन बीच में रही और बाबू नेकचंद एकाएक निर्णय न ले पाए कि संपूर्णा इन 2 सड़कों में से किस सड़क पर उन्हें मिल सकती थी। अटकलबाजी की अवस्था में बाबू नेकचंद पुल की रेलिंग के पास जा खड़े हुए। यह क्या? जैसे ही उनकी नजर पुल के समानांतर चल रही निचली सड़क पर पड़ी, उन्हें सामने की एक दुकान पर संपूर्णा खड़ी दिखाई दे गई। क्या आंधी पानी से बचने के लिए संपूर्णा उस दुकान पर शरण लेने गई थी? संपूर्णा, संपूर्णा! पूरा दम लगाकर बाबू नेकचंद ने संपूर्णा को पुकारा। चौंक कर संपूर्णा ने अपने आजू बाजू देखा। संपूर्णा, संपूर्णा! वह फिर चिल्लाए, इधर देखो, ऊपर पुल की तरफ। इस बार मूसलाधार वर्षा को चीरकर संपूर्णा के कानों में बाबू नेकचंद की आवाज पहुंचने में सफल रही। मैं आती हूं बाबूजी। संपूर्णा ने उन्हें वहीं पुल पर रुकने का इशारा किया। आपकी बेटी है? बाबू नेकचंद के पास एक रिक्शे वाला चला आया। हाँ, बाबू नेकचंद ने रिक्शे वाले से स्नेहपूर्वक बात की। संपूर्णा को सही सलामत देखकर वह बहुत प्रसन्न चित्त थे। सीढ़ियों से बचो। बाबू नेकचंद सीढ़ियों के ऊपर बनी पुल की रेलिंग पर चले आए। उधर से घूम कर आओ संपूर्णा। सीढ़ियों की ओर बढ़ रही संपूर्णा ने तत्काल अपने कदम पुल के समानांतर चल रही नीचे वाली सड़क की दिशा में मोड़ दिए। आपकी बेटी आपके पास रहती है? रिक्शे वाले ने पूछा। हाँ। आपने उसे ब्याहा नहीं? तुम पुल के नीचे से उसे यहां ले आओ। बाबू नेकचंद ने रिक्शे वाले को वहां से भगा दिया। फिर हम दोनों तुम्हारे साथ अपने घर तक चलेंगे। घबराओ नहीं, तुम्हें किराया बहुत मुनासिब मिलेगा। वह रिक्शे वाले से क्यों बताते कि जिस लड़के के संग उन्होंने संपूर्णा की सगाई पक्की ठहराई थी, उसके तपेदिक के बारे में पता लगने पर वह संपूर्णा के स्वास्थ्य की खातिर उसकी शादी टालते चले गए थे। सगाई उनके परम मित्र के पुत्र के साथ तय हुई थी और सगाई को तोड़ना बाबू नेकचंद के लिए असंभव रहा था। फिर 5 साल बाद जब उस वर की मृत्यु हुई भी, तो छोटी बुद्धि के लोगों ने तपेदिक के स्थान पर संपूर्णा को दोषी ठहरा उसे अपशकुनी के साथ जोड़ दिया था और संपूर्णा की शादी टलती चली गई थी। तुम्हारे लिए नीचे रिक्शा भेजा है संपूर्णा। बाबू नेकचंद पुल की रेलिंग से फिर चिल्लाए। अच्छा बाबूजी। संपूर्णा उनके आदेशों का अनुपालन कैसी श्रद्धा और नमनशीलता से करती थी। समय का एक हिसाब उनसे जरूर गलत बैठा था, किंतु उनकी अंधभक्त संपूर्णा ने उन्हें सदैव असंदिग्ध समर्थन दिया था और जीवन निरापद होने से बच गया था। स्नेही हर्ष की एक और हिलोर बाबू नेकचंद के हृदय से निकली और उस आंधी पानी में भी उनकी बूढ़ी धमनियों में एक ताजी गर्मजोशी के कई कई ज्वार एक साथ उतार गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।